नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम नामी इन दिनों हरियाणा में बीजेपी की चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम नामी ने कलानौर में बीजेपी प्रत्याशी रेणु डाबला के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर क्षेत्रवासियों से भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और यह कहा कि कांग्रेस के समय हरियाणा में गुंडाराज हावी था, जिसे भाजपा ने समाप्त किया। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को, युवा नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटी रोजगार देने का काम हुआ है और वो रोजगार पर्ची और खर्ची सिस्टम को दरकिनार करते हुए दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का भी अभूतपूर्व काम किया है। भाजपा की सरकार ने किसानों के हित में अनेक काम किए हैं। हमेशा से किसान हित हमेशा से भाजपा की कार्यप्रणाली में रहा है, कार्य संस्कृति में रहा है। इसीलिए हरियाणा की सरकार ने किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही जो प्राकृतिक रूप से आपदाओं के समय में फसलों का नुकसान होता था, उन नुकसान पर भी 12,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। यह छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है जो किसानों के हित में हरियाणा की सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके साथ ही आज चुनाव का समय आ गया है। आपके बीच में भी तमाम नेतागण आ रहे होंगे, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, सभाओं में भी बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। हमारे संजीव बालियान जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र, वो क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हम जानते हैं हरियाणा पूरा किसानों का क्षेत्र है। हरियाणा के किसानों के द्वारा उगाई हुई फसलें आज देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर रही हैं और आज ये एमएसपी को लेकर कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने समय में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। ये हमारे हरियाणा की डबल इंजन सरकार है जिसने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का अभूतपूर्व कार्य किया है और यह कार्य आगे भी बढ़ता रहेगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और अनेक ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं जिनके बारे में कभी देश की आजादी के बाद सोचा नहीं गया कि ये योजनाएं भी देश के गरीब लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए ये योजनाएं लागू होनी चाहिए। चाहे वो जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, लखपति दीदी हो, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश को दी हैं। भाइयों बहनों, ये भाजपा की सरकार है जो हरियाणा की 36 बिरादरियों को साथ में लेकर चलती है। ये भाजपा की सरकार है जो ईमानदारी के साथ जन जन के कल्याण के लिए दिन रात काम करती है। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव किसी जाति में नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ आज जो चुनाव के इस मैदान में खड़े हैं वो कौन सी पार्टियां हैं? आप एक बार अगर उनके बारे में ठीक से अपने मन में विचार करेंगे तो आपका सारा जो कोई भी अगर मन में संदेह होगा तो संदेह दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ है कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने हमेशा ही भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। 10 वर्ष पहले जब हरियाणा के अंदर यही कांग्रेस की सरकार थी तो यहां इस कांग्रेस की सरकार से जनता त्राहिमाम कर रही थी। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, गरीबों, दलितों और किसानों का हक मारा जा रहा था। आपको याद होगा कांग्रेस के राज में किस तरह से उस समय नौकरी मिलती थी, किस समय पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, किस तरीके से जो हमारे प्रतिभावान बेटे बेटियां होते थे, जिनके अंदर योग्यता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी, क्षमता होती थी, बड़ी पढ़ाई करते थे, बड़ी तैयारियां करते थे। हमारे में से भी बहुत सारे बेटे बेटियां जिनको हम तमाम प्रकार की नौकरियों के लिए तैयारी करवाते हैं, लेकिन उन तैयारी करने वालों का नंबर नहीं आता था। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं वो बात बोल रहा हूं जो हरियाणा के अंदर हुआ।
तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने की मांग अब जहां और तेज होती जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि उनकी सरकार आगामी बजट सत्र में वृहद भू कानून लेकर आएगी। लेकिन सड़कों पर भू कानून की लड़ाई लड़ रहे लोगों की क्या कुछ मांग सख्त भू कानून को लेकर है? सीएम धामी ने भी प्रदेश में वृहद भू कानून लाने का ऐलान कर दिया है। वहीं नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन जिन बाहरी प्रदेश के लोगों के द्वारा एक ही परिवार के नाम पर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी गई है, उनकी जांच कराने का भी ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। सीएम धामी पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई और आखिर धामी सरकार क्या कुछ प्रावधान भू कानून में करती है, अब यह देखना होगा। लेकिन भू कानून को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की जो मांगे भू कानून को लेकर हैं, उनको भी समझने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसी प्रकार अगर समाप्त उत्तर की स्थिति ये होगी कि हमारे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे तो हमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। और दूसरा जो 250 मीटर का एक फैसला जनरल साहब के ज़माने में हुआ था, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि कभी आपकी तरफ से ये बात आएगी कि साहब लोगों ने 250 किलो कई लोगों के नाम से प्लॉट लिए, तो सरकार उसकी जांच कर रही है। और मैंने कहा कि जो उत्तराखंड के हित में होगा, बेहतरी के लिए होगा, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, हमारी सरकार का संकल्प है। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त यानी साझा सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में पूरी तरह से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड औली में शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाला है। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल करीबेव नुरलान, कमांडर कजाकिस्तान कॉन्टिंजेंट, और कर्नल योगेश उपाध्याय, कमांडेंट भारतीय कॉन्टिंजेंट ने भाग लिया है। अरविंद काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अंतिम संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। भारत और कजाकिस्तान साझा सैन्य अभ्यास औली में शुरू हुआ। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं, इसमें दोनों देशों की आर्मीज को एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलता है। कुछ चीजें हम लोग उनकी आर्मी से सीखते हैं और कुछ लोग हमारी आर्मी से, वो लोग अपने जो भी ऑपरेशंस के तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो सीखते हैं। और इसके अलावा दोनों जो आर्मीज हैं, उसकी एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच में परस्पर मैत्री का जो संबंध है वो इंप्रूव होता है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने के लेकर चर्चा हुई। सेमिनार में विशेषज्ञों ने यहां मौजूद लोगों से सीधे संवाद करते हुए जागरूकता फैलाया और जागरूक किया लोगों को। इस दौरान फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर चारू चौहान और पुलिस के सहयोग से यह आयोजन करवाया गया। सेमिनार में डीजीपी अभिनव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राज्य भर में महिला सुरक्षा के उपाय को लेकर जोर दिया। इस दिशा में उत्तराखंड पुलिस के कोशिश की जानकारी साझा की और इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र में लोगों ने विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। तो खबर विकासनगर से है, जहां एसएसपी देहरादून अजय सिंह विकासनगर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल और स्पा सेंटरों की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गेस्ट हाउस और रिसोर्ट में मामलों में प्रशासन के सहयोग से अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों की मदद लेने की आवश्यकता है, उन्होंने ऐसा कहा। और यह भी कहा कि जल्द ही विकासनगर में बढ़ते देह व्यापार, अवैध नशा, अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शक्ति नहर किनारे हुए अवैध अतिक्रमण का जायजा भी लिया। और
जब जिस तरह से पर्यटन की गतिविधियां बढ़ती हैं, लोगों का आवागमन बढ़ता है और खासकर जो भी पछवा दून का देखा गया है कि इसमें थोड़ा सा अवैध अतिक्रमण फिर से अभी बीच में कार्रवाई पहले हुई थी पिछले साल, फिर से अवैध अतिक्रमण बढ़ा है, खास चाहे वो धार्मिक अवैध अतिक्रमण कहे चाहे वो अन्य रूप से कहे सरकारी भूमि पर। तो रेचुअल सी बात है, दिक्कत की बात है, इसमें सोचने वाली बात है कि आज जो निरीक्षण रखा गया था इसमें तहसीलदार साहब को बुलाया गया था। ऐसी बहुत सारी जगह हमने चिन्हित करी है, खासकर सेलाकुई, सहसपुर और इधर विकासनगर में, जहाँ पर सरकारी जमीन पर पुनः से अतिक्रमण की बात आई है, जहाँ पर कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात आई है और अवैध बस्तियों के बसने की बात आई है। आज वो सभी चीज़ों का भी फिजिकल विजिट करने के बाद जिस विभाग की ज़मीन होगी पूरी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाएगी कि जिससे पहले तो ये अवैध अतिक्रमण जो हो रहा है उसको रोका जाए और उसको हटाया जाए वहाँ से। सेकंड, आपकी बात जो है अपराध बढ़ने की बात है, तो नेचुरल सी बात है कि जब जिस तरह से आवागमन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर रहने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें गलत एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और जिस तरह से बीच में अपराध कुछ बड़े थे, लेकिन देखा जाए तो अभी अपराध नियंत्रण की बात करें चाहे पछवा दून की, तो महिला संबंधी अपराध या बच्चियों संबंधी अपराध में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ स्पॉन्डिंग में चाहे बच्चियों के जाने की बात हो चाहे वो महिलाओं के जाने की बात हो, वो ज़्यादा बढ़ी है। ये सोचने में शायद सामाजिक रूप से भी है कि क्या कारण है ऐसे कि ऐसे बच्चियाँ या ऐसे महिलाएँ जा रही है। तो महिला संबंधी अपराध एक चिंता की बात है। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी अगर हम उनका अनावरण करें, उनकी बरामदगी करें, कोर्ट में चार्जशीट चली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अपराधियों को जब सज़ा मिलती है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई, अगर वो अपराध करेंगे महिला और बच्चियों के साथ तो वो सजा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड के बैनर तले आगामी महीने दिसंबर 2024 में प्रस्तावित उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल 24 का पोस्टर लॉन्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल के यमुना कॉलोनी आवास में किया गया। और इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए ज्यादा स्कोप है। और लक्ष्य सोसाइटी का, जिन्होंने आज समसामयिक विषय पे एक इनोवेशन फेस्टिवल 2024 करने का निर्णय लिया। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक इंजीनियरिंग से लेके गेमिंग एनिमेशन से लेके डेटा साइंस से लेके तमाम तरह के जो नई स्ट्रीम्स आई हैं, जिनमें भविष्य की पूरी संभावना इस दिन जो समेटे हुए हैं। और आज उसमें सरकारी नौकरियों के मोह को भी आप नया नौजवान आप देख रहे हैं, छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की, भारत सरकार की तमाम पॉलिसी है, क्योंकि आज आपको इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि आप तमाम इनोवेटर्स को, जो सेलेक्ट जितने लोग आएंगे उनको सेलेक्ट करके उनमें 5-5, 6-6 लोगों को डिफरेंट फील्ड के अवार्ड भी करने का काम करेंगे, तो ये प्रेरणा ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में आज बच्चों के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक टाइम बाउंड प्रमोशन है, प्राइवेट सेक्टर में आउट ऑफ टाइम प्रमोशन लगातार होते रहते हैं। कई बार बहुत जूनियर आदमी आकर के अपने सीनियर्स का बॉस बन जाता है। 35-35 साल। अगली खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध जताया। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का यह कहना है कि उनको गन्ना का मूल्य कई सालों तक नहीं मिलता। 10-10 हजार रुपए के चालान सीपीयू द्वारा काटे जा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के लोगों का यह कहना है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। जब बिजली अधिकारी ने गन्ना का मूल्य 500 रुपए चलान मोटरसाइकिल 100 रुपए और भाड़ा किराना भाई छेड़ा जाएगा, ये रोड का तो ऑटोमेटिक चार्ज में हटाएगा, ये सब बात करना ये तो किसान ने भरा तो वो आंदोलन जारी है। रास्ते में रोक तो रुड़की में निकल गया किसान की रुड़की किसान की तो नहीं रोक रहा। प्रशासन हमें कुछ की पेमेंट चाह रहा है, प्रशासन जनता ही नहीं चाह रहा है। कम से 5 दिन 100 किलो बढ़ा दो और चलान 2 किलो बढ़ा दिया, 40,000 रुपया कम चल रहा। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा कल आईआईटी में आम जनता के प्रवेश बंद करने को लेकर वोट क्लब में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहां पर उन्होंने ये कहा कि यह बात सही है कि सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में कई आईआईटी हैं जो कि आम जनता के लिए बंद नहीं होते हैं।
और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके घूमने के लिए आईआईटी खुला रहना चाहिए ताकि उनको कोई या किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही आईआईटी ने वोट क्लब पर अपने बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन ये भूमि सिंचाई विभाग की है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है। आईआईटी गेट बंद किए हुए हैं, इसको भी जनता के लिए खोलना चाहिए। यहाँ पार्क बनाना चाहिए ताकि बच्चों के खेलने के लिए जगह मिल सके। और अपनी इन मांगों को लेकर कल विधायक प्रदीप पन्ना धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपेंगे। देखिए, रुड़की आईआईटी एक रुड़की का अभिनंग है। आईआईटी रुड़की और रुड़की आईआईटी की पहचान एक दूसरे से है। तो मैं कहता हूँ कि संस्थान रुड़की में है और रुड़की के लोगों के लिए एक वो सम्मान की बात है कि आईआईटी रुड़की में है। तो मैं समझता हूँ कि रुड़की के लोगों के लिए आवागमन जो बंद कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, और जो पास इशू करे जा रहे थे वो व्यवस्था भी बंद कर दी गई। आप पास बनाए, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे आईआईटी रुड़की रिटायर्ड लोग हैं, सीबीआई से रिटायर्ड लोग हैं, रुड़की एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास होनी चाहिए। शाम को घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो उनकी एंट्री होनी चाहिए, पहले भी होती रही है। और उसके लिए आप पुलिस सर्विक्शन कराएं, पास सिस्टम बनाएं, जिससे कि लोगों को घूमने में दिक्कत ना हो। दूसरा मुद्दा ये है कि आईआईटी बोट क्लब रुड़की में स्थित है और यहाँ पर जो है आईआईटी ने बोर्ड लगा रखे हैं, जबकि ये भूमि सिंचाई विभाग की है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है और आईआईटी लगातार उसमें दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आईआईटी बोट क्लब रुड़की की जनता के लिए खुले, रुड़की की जनता के बच्चे यहाँ पर जाएं, पार्क बने और यहाँ पर शाम को सैर सपाटा करें। तो रुड़की में जो स्थित है सिविल लाइंस एरिया में, ये बोट क्लब रुड़की के लिए खुलना चाहिए। तो खबर देहरादून से है, जहां गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को ड्राई डे यानी शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद की सभी देसी विदेशी मदिरा के थोक और फुटकर दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कैलाश चंद बिंजौला जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल समस्त दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी और आदेश जारी कर देंगे, और कहीं भी अगर कुछ शिकायत मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसमें जो मुकदमा संबंधित के खिलाफ अगर शराब बेचता पकड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा। तो हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में साफ सफाई ठीक न मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया और जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग और महिला अस्पताल परिसर में नई बनकर तैयार हुई बिल्डिंग की भी बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। जल्द ही इस बिल्डिंग को निष्प्रयोज यानी काम में ना लाकर इसे नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है और इसके लिए अस्पताल को 200 बेड वाली नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, आज हरमिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट्स वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ़ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है और जो लगा रखे इन्होंने सिस्टम उनका निरीक्षण किया गया है, इनकी ओटी का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है जो नया 200 बेड का बना हुआ है इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा कि इसमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी कोई बात हो सकती है। और उसका निरीक्षण भी हो चुका है, निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया भी उसकी है, तो जल्दी ही हम लोग इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो हमने देखी हैं, एक तो मतलब इसका टॉयलेट की साफ़ सफाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं पाई गई है, और दूसरा जो ये पेमेंट ले रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, केवल ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होना ही चाहिए, हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर कराएं ताकि आम पब्लिक को असुविधा ना हो। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो विदेशों में बैठे साइबर ठगों को सिम कार्ड भेजता था, जिनके जरिए साइबर ठग देश में लोगों को फोन या मैसेज के जरिए इनसे ठगी किया करते थे। पुलिस ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार अभियुक्त अब तक 20,000 से ज्यादा सिम विदेशों में भेज चुका है और अब भी सिम कार्ड भेजने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। प्रदेश में हो रही साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की जांच में जुटी उत्तराखंड एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली।
ये उत्तराखंड एसटीएफ ने आज एक बड़ा मामला क्रैक किया है। जो एक मंगलोर हरिद्वार बेस्ड गैंग था, उसको आज जो है 2000 से ज्यादा सिम कार्ड के साथ अरेस्ट किया है। ये गैंग जो है बड़े शातिर तरीके से कार्य करता था। जो क्षेत्र की जनता है और आसपास मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ऐसे एरिया में जो है इनका नेटवर्क कार्यरत था। और ये जो है लोगों से कुछ अलग अलग प्रलोभन देकर, जैसे कि चाय का टी सेट देकर या पैसे देकर जो है उनके आधार कार्ड बायोमेट्रिक प्राप्त कर लेते थे और उसके आधार पर सिम कार्ड इशू कराते थे। और उस सिम कार्ड को जिस व्यक्ति के नाम पे कर उसको न देते हुए खुद ऑपरेट करते थे। और ये सिम कार्ड ओटीपी जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इनको बेचते थे ओटीपी। और जो ओटीपी पे जो है फिर व्हाट्सएप नंबर इशू होता था, चालू होता था। और इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो साइबर ठग बैठे हैं, वो इंडिया में कॉल करके इंडियंस की साइबर ठगी करते थे। जो वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, यहाँ से ये नंबर जो मंगलोर से लिए गए, इशू हो गए, वो पहुंच गए साउथ ईस्ट एशियन। वहां से साइबर ठग ने कॉल किया इंडियंस को और इंडियन से साइबर ठगी की, डिजिटल अरेस्ट, फेक वीडियो, जो भी है मोडस ऑपरेंडी, इन्वेस्टमेंट झांसा। तो ऐसे 35 एफआईआर अब तक के जो है ऐसे ये जो सिम बेचे गए उनसे लिंक हुए 35 एफआईआर इंडिया में, जिसमें 2 एफआईआर जो है हमारे उत्तराखंड के, जिसमें एक 10 लाख की साइबर ठगी इन्हीं सिम कार्ड को इशू करके हुई है, 10 लाख की, जो गोपेश्वर की। और एक बड़ी ठगी जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की, एक बंगाल की भी है। इन 35 एफआईआर में और हम लोग विवेचना कर रहे हैं किस किस कौन कौन सी ठगी हुई है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।